हेलो गाइस, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड, कक्षा 9, विषय संस्कृत व्याकरण, अध्याय फर्स्ट, वर्ण परिचय, पार्ट 2, व्यंजन यानी कि हल वर्ण। बच्चों, हमने पहले वर्णों के दो प्रकार पढ़े थे, जिसमें स्वर, जिसको संस्कृत में अचवर्ण कहते हैं, और दूसरा था व्यंजन, यानी कि संस्कृत में कहते हैं इसको हल वर्ण। हल वर्ण में हम देखते हैं कि ये व्यंजन यानी कि हल वर्ण किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता, क्या कहा यहाँ पे, स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। यानी कि स्वर हमने देखे थे कि ह्रस्व स्वर, स्वर 3 होते हैं, याद हो तो आपको, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो यहाँ ह्रस्व में 5 स्वर होते हैं, दीर्घ में 8 होते हैं और प्लुत में 8 या 9 भी होते। लेकिन मेन जो है दीर्घ और स्वर थे। तो यहाँ कहा गया कि स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता, या किसी स्वर की सहायता से, क्या कहा यहाँ, किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन, या संस्कृत में इसको हल वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत में इसको हल वर्ण भी कहते हैं। अब देखते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन वर्ण यानी कि ध्वनियाँ होती है। 33 है ना, 33, जिनको निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, फिर है अंतस्थ व्यंजन, फिर है ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन देखते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण मुख के भिन्न भिन्न अवयवों, अवयव यानी भाग, अवयव का अर्थ होता है यहाँ भाग, अवयवों के स्पर्श से होता है कि वहाँ वो चीज़ टच होती है या स्पर्श होती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखना कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण मुख के भिन्न भिन्न भाग या अवयवों के स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये स्पर्श व्यंजन क से म तक, क से म तक, क से म तक 25 यानी पंचविंशति, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, पंचविंशति व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। पंचविंशति व्यंजन जो होते हैं क से म तक, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें क, च, ट, त, प, इन 5 वर्गों में, कितने वर्गों में, 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अतएव यानी इसलिए ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग
वर्ग यानी कि उन वर्णों का समूह, उन वर्णों का जो वर्ग है ना, ये जो वर्ण है ना, इन वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों के समूह को, वर्णों के जो समूह है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। तो ये इनको 5 वर्गों में बांटा गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, वर्ग यानी कि वर्णों के समूह जो होते हैं वो वर्ग होते हैं एक साथ, यानी कि क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है। फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब देखिए ये जो वर्ण हैं ये सभी, इसमें क्या कि हम अगर देखते हैं कि पूछा जाए कि क वर्ग का तृतीय वर्ण, अब ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ और ये पंच। अब पूछा गया कि क वर्ग का चतुर्थ वर्ण कौन सा है? घ। फिर पूछा गया कि च वर्ग का तृतीय वर्ण झ। फिर पूछा गया कि ट वर्ग का पंचम वर्ण ण। फिर पूछा गया कि त वर्ग का द्वितीय वर्ण थ। प वर्ग का प्रथम वर्ण के प। तो इस प्रकार हमें फटाफट उन वर्गों की जो संख्या वर्ण है वो भी हमें याद हो जानी चाहिए, और एक ही सांस से अपन बोल सकते हैं कि वर्ग कौन से हैं कि क, च, ट, त, प, ये वर्ग हैं। और फिर कहते हैं कि इसमें जो क, च, ट, त, प जो 5 वर्ग है उसमें कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण हैं। और फिर एक साथ अगर बोलने को कहें कि क, च, ट, त, प का प्रथम वर्ण कौन सा है कि क, च, ट, त, प। द्वितीय वर्ण का कहें, द्वितीय वर्ण कौन से? ख, छ, ठ, थ, प। फिर तृतीय वर्ण का कहे तो घ, झ, ढ, ध, भ। फिर चतुर्थ वर्ण का कहे तो ग, झ, ढ, ध, भ। और पंचम का कहा ङ, य, ण, न, म। ङ, य, ण, न, म। पंचम क्या कहा? ङ, य, ण, न, म। जबकि आप लोग क्या बोलते हो कि ड, य, ण, न, म। ड नहीं बोलते, ङ बोलते, ङ। यानी कि ये नासिका वर्ण में आता है। ठीक है। तो इस प्रकार आपको भी प्रैक्टिस करनी है, बोलना भी है। फिर देखिए आगे कि ङ, वापस मेरे साथ बोलें, ङ, य, ण, न, म। ये वर्ण पंचमाक्षर भी कहलाते हैं, यानी कि इन्हें हम नासिका वर्ण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? नासिका वर्ण। नासिका वर्ण। कई बार अपन देखते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे बोलते वक्त जो कुछ साउंड होते हैं वो नासिका से ही निकल जाते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ दोष भी हो सकता है। जैसे आपने शायद कहीं सुना, कुछ एक फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर भी आया था, तो उस सिंगर के लिए भी कुछ लोग बोलते थे कि वो नाक से गाता है। शायद सुना होगा आपने हिमेश रेशमिया का नाम, तो वो अक्सर उसको कहते हैं कि नासिका से ही वो गाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो देखो हमें ये याद रखने के लिए कि जो ङ, य, ण, न, म ये वर्ण है वो पंचमा अक्षर कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? पंचमा अक्षर। पंच धन अक्षर, पंचमा अक्षर कहलाते हैं, याद रखना। फिर देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि अंतस्थ व्यंजन नाम से ही पता चल रहा है अपने को। अंतस्थ यानी कि नाभि जो होती है, जैसे कहा जाए कि नाम से कि नाभि कि जैसे अपने पेट में किसी ने कोई मुक्का मार दिया तो एकदम
पेट अंदर की तरफ जाता है और शोल्डर जो है वो कंधे जो ऊपर की ओर उड़ते हैं और ये आवाज़ एक होती है। तो अंत यानी अंदर से जो वर्ण निकलते हैं, अर्थात जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के अंदर, ध्यान रखना, जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के अंदर वायु को कुछ समय रोक कर अल्प यानी थोड़ी सी कम अल्प शक्ति के साथ उच्चारित किया जाता है, उन्हें अंतस्तः व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखना, किसी भी व्यंजन का उच्चारण मुख के अंदर वायु को कुछ समय रोककर अल्प शक्ति के साथ उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन हमेशा अंदर से निकलते हैं, यानी कि यहाँ यण संधि कह सकते हैं या यण प्रत्याहार कह सकते हैं। यण संधि में आने वाले ये चारों व्यंजन हैं। कौन से? य, व, र, ल। कौन से हैं? य, व, र और ल। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जो कि यण संधि में आते हैं। ठीक है ना? तो हमें भी ध्यान रखना है कि जिस प्रकार यण संधि में अपन देखते हैं कि जैसे मान लो शब्द है अपने सामने प्रत्येक, ठीक है, तो यहाँ देखा गया ना, प्रति धन एक। यह कैसे बना कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या है? त के साथ क्या है? ई। त के साथ क्या है? ई। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए, तो ई जहाँ होगा, ई से क्या बन जाएगा? य। क्या बन जाएगा? ई का क्या हो जाएगा? य। य, फिर ये जो त है वो आधा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार ये बनता है। तो य, व, र, ल, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर देखते हैं इसमें उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ होता है गरम। उष्म का अर्थ क्या होता है? गरम। उष्म में गरम या गर्मी। साइंस में आपने शायद शब्द पढ़ा ही है, उष्मा, यानी कि गर्म या गर्मी। उष्म व्यंजन। अब इसमें क्या होता है कि ध्यान देना कि जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर, श्वास वायु हल्की सी गर्म हो जाती है, तो वह व्यंजन उष्म व्यंजन कहलाता है। वह व्यंजन क्या कहलाता है? उष्म व्यंजन कहलाता है। कैसे? जैसे अपन ओष्ठ, जो अपने ओष्ठ होते हैं, ओष्ठ के ऊपर जो अपने फिंगर यानी कि उंगलियां जो होती है हल्की सी आगे की तरफ रखें और ज्यों ही अपन कुछ शब्द बोलते हैं, ये जो चारों व्यंजन कौन से? उष्म व्यंजन। ये चारों व्यंजन कौन से? उष्म व्यंजन जब बोलते हैं तो अपने को पता चलता है। आप भी मेरे साथ बोलें, ये चारों व्यंजन। ये लिप अपने जो ओष्ठ है उनके सामने ये चारों फिंगर, हाथ की जो चारों उंगलियां हैं वो रखें। तो जैसे अपन बोलते हैं श, च, और ह। देखा? एक बार रख के देखो तो पता चलेगा अपने को कि हमने जो ही बोला श, स और ह, तो जो ही
इन उंगलियों पर एक गर्म वायु का एहसास हुआ हमें, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म का मतलब होता है गर्म या गर्मी, कि यानी कि जो ही अपन उच्चारण करेंगे तो अपनी जो श्वास है वो वायु हल्की सी गर्म सी महसूस होगी। तो हमें पता चलेगा कि ये जो चारों व्यंजन है श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन का पता चला कि अंतस्थ व्यंजन अंदर से निकलते हैं और इनमें अल्प शक्ति लगती है, थोड़ी शक्ति कम लगती है, और यण संधि या प्रत्याहार वाले ये चारों व्यंजन होते हैं, य व र ल। और ऊष्म व्यंजन में भी चार होते हैं, ध्यान देना, ऊष्म व्यंजन में भी चारों होते हैं। इसका भी हमें ध्यान देना है कि ये भी जो है चारों होते हैं, श, स और ह। बोलने पर भी ये सीधे बोल सकते हैं, लेकिन जो ही इसको महसूस करते हैं तो ये गर्म सा महसूस होने लगता है। अब देखें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए, जॉइंट, जुड़े हुए। संयुक्त व्यंजन का मतलब जुड़ना, जॉइंट। कुछ व्यंजन वर्णों के परस्पर मिलने से एक नए व्यंजन की रचना होती है। देखो क्या कहा गया कि कुछ व्यंजन वर्णों के परस्पर मिलने से एक नए व्यंजन की रचना होती है, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये भी चार होते हैं, लेकिन इनको व्यंजन में काउंट नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि ये दो वर्णों से, दो व्यंजनों से मिलकर ही बनता है। अब इसमें कौन कौन से हैं? सत्र, ज्ञ और स्र। अब इसमें सबसे पहले स्र, ये बनता है क धन श धन अ इक्वल टू श। फिर नंबर 2 में त्र, त धन र धन अ इक्वल टू त्र। यहाँ कभी कभी त के स्थान पर ट को भी काम में लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ये संधि में अक्सर काम आता है। कभी कभी त के स्थान पर ट भी काम में लेते हैं, तो भी उसे त्र बन जाएगा। ठीक है। और फिर देखते हैं ज्ञ। देखिए ज धन य धन अ, तो बनता है ज्ञ। लेकिन शुद्ध हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको ज्ञ बोलते हैं। जैसे विज्ञान, अपन अक्सर विज्ञान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विज्ञान। लेकिन इसको विज्ञान बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं? विज्ञान। और अगर ज्ञान भी शब्द आ जाए तो ज्ञान नहीं बोलते, ज्ञान बोलते शुद्ध हिंदी में अगर देखा जाए तो। लेकिन अब धीरे धीरे विज्ञान, ज्ञान ये बोलचाल की भाषा में हो गया। फिर देखते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा सत्र, ज्ञ और स्र। स धन र धन अ, स्र। ठीक है। तो श बना क धन श धन अ से, और त्र बना त धन र धन अ। कभी कभी ट को भी प्रयोग में करते हैं। और ज्ञ बना ज धन य धन अ धन इक्वल टू ज्ञ। स्र बना श, ध्यान देना इसको, श धन र धन, श्रवण बोलते नहीं बोलते? अयोग हुआ। अब इनको भी व्यंजन में काउंट नहीं करते। ये दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। अब अनुस्वार, स्वर के ऊपर जो बिंदु, ये अनुस्वार का चिन्ह, ध्यान देना, बिंदु लगाया जाता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंश, मित्रम, जलम इत्यादि। फिर विसर्ग। विसर्ग में किसी स्वर के बाद आने वाले दो बिंदु होते हैं, ये इस प्रकार के दो बिंदु, विसर्ग, जैसे बालः, बालः, खगः, राम। और ये जो अयोग हुआ है,
आपने शायद देखा होगा अंग, अह, ये दो वर्ण होते हैं जो अयोगवा कहलाते हैं। इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है। फिर आपको ये ध्यान देना है कि इस प्रकार आपने देखा होगा कि यहाँ पे अपन देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। कितने हो गए? 29, 30 और 3 33। ये फिर ये 33, ये हो गए अपने कुल व्यंजन 33। ध्यान दे देना। ठीक है। और अब इसमें जो संयुक्त व्यंजन और अयोगवा, इनको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है और ढंग से नोट्स बनाने हैं। फिर जो ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको ढंग से देने हैं और अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में भी लिखना है। ठीक है। थैंक यू।